तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आम बाग में बोर व फलन की अवस्था पर देखरेख। दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या व निदान। आम काफी लोकप्रिय फल है और इस समय आम के पेड़ों पर बौर देखा जा रहा है और ये बौर अब धीरे धीरे फल में परिवर्तित हो रहे हैं और ये अवस्था आम के बाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु प्रायः देखा जाता है कि बागवान भाइयों द्वारा अज्ञानतावश इसमें किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप रस चूसक कीटों द्वारा आम के बौर को नुकसान पहुंचाने के कारण बौर का झड़ना, फलों का गिरना देखा जाता है। अतः किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। आम भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल है। अपने महत्व के कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है। चूंकि इस समय आम के बाग में फूल एवं फल बनने की अवस्था चल रही है और इस समय वातावरण में अधिक नमी या वर्षा का होना या अचानक तापक्रम में गिरावट आना आम की फसल को प्रभावित करता है। यदि हम आम के सफलतापूर्वक उत्पादन की बात करें तो हमें दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रथम ये कि हम उन बिंदुओं पर ध्यान दें जो कि फूल आने के पूर्व की है, जैसे कि भूमि का प्रबंध, सिंचाई का प्रबंध, पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंध एवं फसल सुरक्षा। इसके पश्चात दूसरे वह बिंदु आते हैं जो कि फल लगने से लेकर फलों तक के विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें समय से पूर्व फलों का गिरना, उपयुक्त फलों का विकास न हो पाना एवं गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन न होना आदि हैं। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्न उपाय करने चाहिए। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई। फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। फलों के गिरने से बचाव के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। फल बैठ जाने के उपरांत बाग की नियमित सिंचाई की जानी चाहिए। प्रत्येक सिंचाई हल्की सिंचाई होनी चाहिए। भारी सिंचाई का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फलों का गिरना हार्मोन्स का असंतुलन माना जाता है। अतः यह पाया गया है कि यदि नैप्थेलिन एसिटिक एसिड की 20 ppm दवा
1 लीटर पानी के घोल में मिलाकर के मटर के दाने के आकार के होने पर छिड़काव किया जाए तो फलों का गिरना रुक जाता है। फलों का उचित वृद्धि एवं विकास। आम के फल की वृद्धि एवं विकास की 4 अवस्थाएं ज्ञात की गई हैं, जैसे 0 अवस्था फूल का फल में परिवर्तित होना। प्रथम अवस्था, यह अवस्था लगभग 39 दिन की होती है। इस अवस्था में फल तेजी के साथ वृद्धि करता है। और द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में फल की वृद्धि धीमी होती है और प्राय इसी अवस्था में फल का रेशा एवं बाहरी फल भित्ति मजबूत होती है। यह अवस्था 1 सप्ताह की रहती है तथा तीसरी अवस्था में फल पुनः तेजी से वृद्धि करता है और परिपक्वता को प्राप्त करता है। यह अवधि भी लगभग 49 दिन तक रहती है। इस प्रकार फलों को पूर्ण रूप से वृद्धि एवं विकास के लिए 100 से 105 दिन तक का समय लगता है। इस कार्यकाल में पौधों एवं फलों के अंदर विभिन्न प्रकार के वृद्धि नियामक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन सक्रिय होते हैं, जो कि उचित फल वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः इन वृद्धि नियामकों के उचित संतुलन हेतु फूल आने के पूर्व की गई समस्त कर्षण क्रियाएं जैसे भूमि प्रबंध, सिंचाई प्रबंध, पोषक तत्व प्रबंध एवं फसल सुरक्षा प्रबंध के कार्य प्रमुख होते हैं। फिर भी फल की वृद्धि एवं विकास के समय नियमित सिंचाई, NAA का छिड़काव एवं कीट व्याधियों से बचाव आदि उपाय फल की वृद्धि एवं विकास को दिशा प्रदान करते हैं। आम के पौधों को अनेकानेक कीट एवं व्याधियां नुकसान पहुंचाती हैं, जिसका नियंत्रण समय अनुसार कर्षण क्रियाएं करने के दौरान ही संभव हो पाता है। किंतु कुछ कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण फलक के दौरान भी किया जाना चाहिए, जैसे आम का गुजिया कीट व मैंगो हापर कीट एवं खरा रोग तथा एंथ्रेक्नोज रोग आदि जैसे ऐसे कीट एवं व्याधियां हैं जो फलक के समय भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम के बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी रोकथाम हेतु उपयुक्त होगा कि जमीन के अंदर ही इन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए बागों की गर्मी में जुताई कर दी जाए, जिससे अंडे धूप एवं वर्षा से नष्ट हो जाए। इसके अलावा कार्बोरिल धूल 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ भूमि में मिलाया जाए। इसके अतिरिक्त माह दिसंबर से जनवरी में 400 गेज की पॉलीथीन की 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर तने के चारों ओर लपेटकर ऊपर नीचे ग्रीस लगा दी जाए, जिससे कीड़े ऊपर न चढ़ पाए। ऊपर चढ़ चुके कीड़ों को मारने के लिए मोनोक्रोटोफास दवा 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव किया जाए। फुदका या भुनका या लस्सी कीट, यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं। रोकथाम हेतु 2 से 3 छिड़काव मोनोक्रोटोफास 0.5% आधा मिली दवा 1 लीटर पानी का छिड़काव करें, या रोगार 0.1% 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी घोल का छिड़काव करें। खर्रा या दहिया रोग, ये रोग फरवरी मार्च माह में हवा में अधिक नमी की उपस्थिति में या तापक्रम घटने बढ़ने के फलस्वरूप तेजी से फैलती है। आम के बौर इस बीमारी से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। बौरों के ऊपर सफेद पाउडर के रूप में फफूंद फैल जाती है। संपूर्ण बौर राख के रंग का काला हो जाता है। बाद में या तो फल बिल्कुल नहीं लगते हैं या फल मटर के दाने के बराबर होने से पूर्व ही गिर जाते हैं। एंथ्रेक्नोज, फफूंदी जनित यह रोग उपयुक्त वातावरण जैसे अधिक नमी एवं वर्षा की स्थिति में तेजी से फैलता है। नई पत्तियों पर दाग पड़ना, फलों का मुरझाना, फलों का सड़ना आदि इस रोग के लक्षण हैं। इस बीमारी की रोकथाम हेतु 0.1% बेविस्टीन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% 3 ग्राम दवा प्रति 1 लीटर पानी का छिड़काव करते हैं।
प्रभावित टहनियाँ एवं पत्तियों को काटकर जला देते हैं। इस प्रकार बागबान भाई यदि बताई गई उक्त जानकारी को अमल में लाएं, तो निश्चित रूप से आम के बागों से अधिक उत्पादन, फलों का उत्तम विकास एवं गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमाते हैं, किंतु आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं इसमें आती ही रहती हैं, जिसमें एक प्रमुख समस्या है बाह्य परजीवियों का प्रकोप, जो पशुओं के शरीर से रक्त चूसता है, जिससे पशु कमजोर होकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे न्यूमोनिया, थैलेरिया इत्यादि। अतः पशुपालक अपने पशुओं को बाह्य परजीवियों तथा इनसे होने वाले रोगों से कैसे बचाएं, इस विषय में जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर अनिल कुमार। आजकल में ज्यादातर देखेंगे क्या कि पशुओं में चमोकन पकड़ लेते हैं, जो जिसके चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चमोकन जिसको कॉमन रोगा घोड़वा कहते हैं, और वो बॉडी में उनके शरीर में चिपके हुए रहते हैं, और बहुत से कभी कभी पूरे बॉडी में चिपके हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि यह जो चमोकन जो होते हैं यह रक्त चूसते हैं, इनमें एनीमिया की शिकायत हो जाती है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है। साथ ही साथ ये जो चमोकन है बहुत सारी बीमारियों के भी वाहक होते हैं। ये जो चर्म की क्वालिटी है, ये जो चमड़े की क्वालिटी को भी ये नष्ट करते हैं, इनकी चमक जो है उनसे नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, इससे मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती हैं, जिसको एनाप्लाज्मा कहते हैं, एक होता है थैलेरिया कहते हैं, और एक बीमारी बहुत जिसको बेबेसियोसिस कहते हैं, जिसमें कि पेशाब में रक्त आता है और पशु जो है धीरे धीरे एनीमिक हो जाता है। तीनों बीमारियों में पशुओं में जो है बुखार रहेगा, पशु खाना पीना छोड़ देगा, साथ ही साथ रक्त की कमी हो जाएगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कभी कभी ये जो रक्त की बीमारी, जो पेशाब से लहू मूतना जिसको कहते हैं, वो बीमारी जो होती है टिक से ही फैलती है। इसमें पशु को क्या होता है, पेशाब से घर में कॉफी कलर यूरिन आता है। जब भी कॉफी कलर यूरिन आप किसान भाई देखें तो ये समझ लें कि हमारे गाय को यह बीमारी लग चुकी है, जो कि मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अठैल के द्वारा, चमोकन के द्वारा ही हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इससे बचाव कैसे कर सकते हैं किसान भाई, बहुत ही सरल उपाय है। आप तो सबसे पहले जब भी अठैल चमोकन हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बाजार में भी बहुत सारी मुख्य रूप से दवाइयां उपलब्ध हैं, जैसे कि बुटालेक्स, साइपरमेथ्रिन, ये सभी दवाइयां उपलब्ध हैं बाजारों में। और इनके साथ में इसमें करते क्या है, इनकी मात्रा, उचित मात्रा लेकर इनके बॉडी में उल्टा रोमाल लगाते हैं, आंख और मुंह बचाते हैं इसमें। तो उल्टा रोमाल लगाकर छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जब यह सूख जाए, कंप्लीट छांव में रखेंगे, सूख जाए, सूखने के बाद पुनः जो है जानवर को धो दें और उसको साफ तौलिए से पोंछ दें। और जो कंघी अगर हो, कम्बिंग या बोरा का चट्टा से भी उसको रगड़ के साफ कर सकते हैं। जो मरे हुए थैल होंगे वो गिर जाएंगे। साथ ही साथ कुछ औषधियां भी हैं जो चमड़े के अंदर दी जाती हैं, जिसको हम लोग नियम में आइवरमेक्टिन कहते हैं। आप इसका जो देने का तरीका है वो चमड़े के अंदर सबकट में देते हैं, यहाँ पर इसको देते हैं। देने में क्या होता है, यह इसका जो तरीका है 1 ml पर 50 किलो बॉडी वेट पर इसको हम लोग चमड़े के अंदर देते हैं। इससे भी क्या होता है, ये जो बाहर रूप से अठैल जो है, साथ साथ ढील भी है और मेंज भी है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं इससे नष्ट हो जाती हैं। और इस प्रकार से आप अपने पशुओं को भी बचा सकते हैं। साथ साथ किसान भाई, जो दवा आपने खरीदा है उन दवाओं को आप घोल के रूप में बना लें, तथा जहाँ भी कटे फटे दीवाल हैं, जो पैरासाइट हैं, जो अठैल हैं, वो अंडे देते हैं। और जब वो अंडे लार्वा के रूप में बदलकर इस प्रकार वो अपने जो है नवजात के रूप में फॉर्म हो जाते हैं और पुनः जो है वो आक्रमण करते हैं। तो दवा बॉडी शरीर पर लगाने के साथ साथ हम उन दीवालों पर और उन छिद्रों में भी छिड़काव करते हैं ताकि उनके अंडे मर जाएं। साथ ही साथ और भी जो घरेलू कुछ उपाय भी आप प्रयास कर सकते हैं,
नीम का पत्ता, नीम का जो बीज होता है और शरीफा का बीज है, इसको आप थूर कर उसको कूट कर उसको बॉयल कर लें और 1 लीटर पानी में कम से कम जब 2-4 लीटर पानी में उसको खूब बॉयल करें, जब 2 लीटर पानी बच जाए तो उसको उल्टा रवा लगा दें। वो भी बहुत ही कारगर है। कभी कभी खैनी होता है, उसके डंठल को भी लोग उसमें बॉयल कर देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ तरीका है, जब हमारे पास बाजार में दवाइयाँ उपलब्ध हैं तो हम उनका उपयोग करें और निश्चित रूप से आप इस बीमारी से, आप इसे चमोकन से बच सकते हैं, जो कि खतरनाक बीमारियों के वाहक होते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में दिखाएंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। शिमला मिर्च में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में किसान अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शिमला मिर्च की खेती नियंत्रित वातावरण अर्थात पाली हाउस में करने लगे हैं, परंतु बहुत से किसान सही जानकारी न होने के कारण शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले कार्यों को उचित समय पर सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उन्हें कम उत्पादन से संतोष करना पड़ता है। जबकि ग्राम मधुबन जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील कृषक कमलेश कुमार जो वैज्ञानिक तकनीकियों को शिमला मिर्च की फसल में अपनाकर अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कैसे, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। 4000 स्क्वायर मीटर में नॉर्मली 12,000 प्लांट शिमला मिर्च के लगते हैं। आपके खेत के अंदर घास नहीं होना चाहिए। घास अगर होगा तो वो जो फर्टिगेशन आप प्लांट को दे रहे हो वो फाइट करेगा घास के साथ, और इसका नतीजा ये होगा कि एक्चुअल जो फर्टिलाइजर आपने प्लांट को दिया उसमें से 25 से 30% आपका वो घास हर्ब्स लेकर के चले जाएंगे। अगर वो आप बचा लेते हो तो आप प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा कर लोगे। क्योंकि शिमला मिर्च के साथ एक सबसे खास बात क्या है कि इसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग से लेकर के फ्रूटिंग तक का, वो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर टेम्परेचर 18 डिग्री से कम होना शुरू होता है तो इसमें शिमला मिर्च में आपको कुछ खासी समस्याएं आनी शुरू होती हैं, जिसको कि हम लोग इस पॉली हाउस के अंदर में कुछ हद तक टैकल कर सकते हैं अगर इसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन को सही तरीके से उपयोग किया और उसमें फर्टिगेशन का जो फॉलो होता है, जो कैप्सिकम के लिए स्पेशली रिक्वायर्ड फर्टिगेशन शेड्यूल है, उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो फिर हम लोग समस्या से बच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि आप पत्ते पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पाउडरी मिल्ड्यू का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिख सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्ते बाद में धीरे धीरे झुलसना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे से ये पत्ते झुलसना शुरू हो जाते हैं। ये कोल्ड इफेक्ट होता है। ये कोल्ड इफेक्ट आपको इससे अगर बचना हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्री ट्रीटमेंट आप इसमें करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम की पुड़िया को आपने 50 लीटर पानी में मिलाना है। इससे आप बच सकते हैं। ये स्प्रे आप 15 दिनों के अंतराल पर करते रहें। शिमला मिर्च में एक और सबसे ज़्यादा अटैक जो पेस्ट अटैक होता है वो होता है आपको माइट्स का। मकड़ी होती है, वो आपको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं आप उसका आपको तब पता चलता है जब वो बहुत ही बड़े स्केल पे आपके पौधे पे लग चुका होता है। उसका पहचान ये है कि आपके पत्ते और फूल, जहाँ पर आपका फूल और फल का एकदम पहला मुंह होता है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको काला काला, बहुत ही महीन महीन काला काला धब्बा बनना चालू हो जाता है। जिस दिन किसी भी प्लांट में आपको ये दिख जाए, आप इमीडिएट उसके लिए जो है माइट्स की दवा मार्केट में आती है, ओमाइट के नाम से आती है, मिटीगेट के नाम से आती है, पसाट के नाम से आती है, उसका आप स्प्रे करें। और उसका भी स्प्रे आप 15 दिनों के अंतराल पर, 12 से 15 दिनों के अंतराल पर लगातार करते रहें। इससे आप माइट से बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें शिमला मिर्च में जब भी कभी आपको लाहीमा हो या फिर वाइट फ्लाई, एक बहुत ही उजले रंग का मच्छर कहते हैं इसको, कभी कभार क्या होता है कि पॉली हाउस का जो दरवाज़ा खुला रह जाता है या किसी वजह से लोगों का लेबर मैनेजमेंट हो रहा हो, उस टाइम में जो आना जाना होता है लोगों का, तो अंदर में आपके अटैक होता है वाइट फ्लाई का, साथ ही साथ थ्रिप्स का और आपको एफिड का।
उसके लिए मार्केट से आप पेगासस ले लें। महीने में अगर एक स्प्रे आप कर रहे हैं तो आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा 75 दिनों के बाद इसमें जो है फ्रूटिंग आनी चालू होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और यह आपको जो फ्रूट सेटलमेंट होता है ये 40 दिनों का पीरियड होता है। 40 दिनों में जा करके वो फ्रूट आपको पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जो कि नॉर्मली हम लोग नवंबर के लास्ट और दिसंबर के पहले सप्ताह में तोड़ते हैं। जब आपका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरुआती दौर में आप फल को बहुत बड़ा ना होने दें। क्यों फल को इसलिए ना बड़ा होने दें, क्योंकि प्लांट जो है, जो शिमला मिर्च होता है, उनके डंठल जो होते हैं, स्टेम जो होते हैं, वो बहुत ही तनुक होते हैं, बहुत वो टूटने का डर रहता है, क्योंकि फ्रूट का साइज बड़ा होता है। 150 ग्राम से 200-225 ग्राम तक का फ्रूट हो जाता है। उस वक्त में फ्रूट का साइज कभी भी आप बड़ा ना होने दें शुरुआत के 2-3 तोड़ाई तक। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट को स्ट्रेंथ मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर स्टेकिंग की हुई है, डोरी की स्टेकिंग है। ऊपर में आपका 14 नंबर नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल तार मिल जाएगा आपको, 14 नंबर वायर। उस वायर से आप पूरे प्लांट को इसमें आप प्लांट के ऊपर ले जाएं और वहाँ से नीचे डोरी गिराएं और उसको जड़ के पास बांध करके, और फिर इस प्रकार से आप ऊपर लेकर के आएँ। पौधे को बांधते हुए आप ऊपर लेकर के आए, ताकि प्लांट फ्रूट के वेट से गिरे नहीं। क्योंकि शिमला मिर्च में फ्लावरिंग की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए एक बात का ध्यान हमेशा रखा जाए कि जब भी हमारा प्लांट ग्रोथ ले रहा हो, शुरुआत में जब हमने ट्रांसप्लांट किया उसके 45 दिनों के अंदर ही हम लोग ये स्टेकिंग का काम कर लें। इसका कारण 45 दिनों के अंदर में इसमें 3 रूट, नॉर्मली एक त्रिशूल की तरह 3 रूट निकल करके ऊपर निकल करके आएंगे। उनमें से आपने सिर्फ 2 का सिलेक्शन करना है जो कि मजबूत दिखें आपको, जिसमें कि आपको फ्लावर्स दिखें, और बाकी किसी एक को आपने काट करके हटा देना है और उन्हीं 2 स्टेम को ऊपर की तरफ आपको लेकर के जाना है। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ब्रांचेस, 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं। नीचे से हमने काट रखा है और सिर्फ 2 ब्रांचेस हम ले जा रहे हैं एक पेड़ से। ये दोनों ब्रांचेस फिर आगे जा करके जहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलेंगे इनकी कटिंग करते जाएंगे और फिर इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। नॉर्मली शिमला मिर्च जो है वो पॉली हाउस के अंदर 7 से 8 महीने की फसल होती है, जो कि आप सितंबर में लगाते हैं और अप्रैल लास्ट से मई 15 से 20 तारीख तक आप इसको ले करके जाते हैं। तो उसमें प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, 7 से 8 फीट तक का प्लांट का हाइट हो जाता है। चूँकि उस हाइट को संभालना, उसमें फ्रूट को संभालना, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें जो है फ्रूट प्लकिंग राइट टाइम पर करें। एक्स्ट्रा फ्रूट्स जो फ्लावर होते हैं उसको आप समय समय पर हटाते रहें ताकि आपका स्टेम न टूटने पाए। इसके साथ ही साथ जब जनवरी और फरवरी के बाद जब टेम्परेचर अप होना शुरू होता है उस वक्त में बहुत ध्यान रखें कि आपका पानी जो आप ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहे हो वो पानी आपका दिन प्रतिदिन चलना चाहिए। तो शिमला मिर्च का 6 mm पानी रिक्वायरमेंट होता है पर डे। कहने का मतलब कि 1 एकड़ में अगर आपका पॉली हाउस लगा है, 1 एकड़ में 6 mm का मतलब होता है मिनिमम 24,000 लीटर पानी प्रतिदिन आपने पौधे को देना है, अपने खेत में देना है, जो कि प्लांट को मिलेगा। जब टेम्परेचर एक्सेस राइज होने लगे, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जैसे कि मार्च महीने में और अप्रैल महीने में, उस वक्त में आप देखेंगे यहाँ पर फॉगर लगा रखा है हमने। वो फॉगर को आप चलाएं 15 से 20 सेकेंड। आप अगर इस फॉगर को दिन में 4 बार चलाते हैं तो क्या होगा कि एक बार जब आप 15 से 20 सेकेंड इस फॉगर को चलाएंगे तो ये आपके टेम्परेचर को कम से कम 3 से 4 डिग्री तक कम कर देगा। तो अगर आप इसको चलाते हैं तो वो जो ह्यूमिडिटी 80-85% तक होती है वो घट करके 60% तक आ जाएगी। इससे आपका प्लांट ग्रोथ अच्छा होगा, आप समय समय पर फ्रूट ले पाएंगे। नॉर्मली अगर 1 एकड़ में 12,000 प्लांट के अंदर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुल कम से कम 20 टन तोड़ करके मार्केट में जाना चाहिए। ऐसे भी हम लोग मार्केट का रेट अगर देखते हैं, रेट की बात कर लें तो 30 रुपए से लेकर के और 60 रुपए 65 रुपए तक आप जो है होलसेल में इसको बेच सकते हैं। कि समय समय पर जब भी मार्केट में रेट आपका बढ़ रहा हो उस वक्त कोशिश करें कि अपने फ्रूट को ले जा करके मार्केट में पहुंचा दें। ये सब खास बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कुछ नहीं अगर हम देखेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में हम नेट प्रॉफिट अपने शिमला मिर्च से टोटल 7 से 8 महीने के पीरियड में निकाल सकते हैं 1 एकड़ जमीन पर।
हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला मधुबनी के कृषक आत्माराम, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से तालाब में मछलियों की देखरेख एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो अपने तालाब में आप खाद का उपयोग कर सकते हैं, गोबर का, कच्चा गोबर का उपयोग अपने तालाब में कर सकते हैं। 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जो दर शुरू से लेकर के अंत तक आपका रहता है, उसकी जो भी डोजेज बची हुई हैं, अब उसका 15 दिन के अंतराल पर या 1 महीने के अंतराल पर उसका उपयोग अपने तालाब में आप कर सकते हैं। तालाब में आहार आप नियमित रूप से दें, 5% शरीर के भार से इसका आहार देंगे, जिसका प्रोटीन कम से कम 15 से 20% के आसपास जरूर होना चाहिए। कि अब मछलियों के बढ़ने का, तीव्र गति से बढ़ने का समय आ गया है, इसीलिए आहार में सरसों की खल्ली, चावल का गुंडा और साथ साथ इसमें मिनरल विटामिन मिक्सचर जो एग्रीमिन फोर्ट आपको मिलता है बाजार में, उसका उपयोग साथ में कर सकते हैं। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, राइस ब्रान और सरसों की खल्ली को समान मात्रा में मिलाना है और प्रति 100 किलो 10 ग्राम इसमें विटामिन मिनरल मिक्सचर अपने आहार में मिलाना है। ये आहार अपने तालाब में प्रतिदिन निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर ही दें, जिससे मछलियों की वृद्धि दर भी बढ़ेगी और मछलियां इस आहार को अब पूरी तरह ले पाएंगे। आपके जाल चलाने के उपरांत अगर आपके मछलियों के शरीर पर लाल धब्बा वाला रोग दिखे तो आप अपने तालाब में सीफॉक्स नामक दवाई की उपयोग कर सकते हैं, जिसका दर है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1 मीटर पानी के लिए। अगर आपका पानी ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से आप अनुपात को कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा अगर सीफॉक्स की उपलब्धता आपको नहीं हो रही हो या उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो अपने तालाब में आप 200 किलोग्राम चूना प्रति 1 दिन छोड़कर कुल 3 बार उपयोग करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।